अपनी सास और ननद को सबक सिखाने के लिए भाभी आपको देवरानी की जरूरत है। सावित्री देवी की अपनी बहू से बिल्कुल नहीं बनती थी। सावित्री देवी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और बड़े बेटे की शादी भी हो चुकी थी। सावित्री देवी बहुत ही लड़ाकू स्वभाव की थी और सब पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी, इसीलिए बहू से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। उन्होंने अपनी बेटी को भी अपने जैसा ही बना रखा था। वह भी अपने ससुराल में अपना आधिपत्य चलाती थी और सास को बिल्कुल दबा कर रखती थी। उन्हें लगता था कि हमसे कोई भिड़ नहीं पाएगा, हम जैसा चाहेंगे वैसे रहेंगे, चाहे सास के रूप में हो चाहे बहू के रूप में। इसलिए सावित्री देवी ने अपनी बहू को और उनकी बेटी ने अपनी सास को दबा के रखा हुआ था। सावित्री देवी ने बहू के रूप में अपनी सास ससुर के ऊपर भी बहुत अत्याचार किए थे और सास ससुर को कभी अपने पास रहने नहीं दिया था, बल्कि उसके दूसरे देवर और जेठ के पास उनके सास ससुर जीवन भर रहे। खैर, अब तो वह इस दुनिया में नहीं थे और अब सास के रूप में भी वह अपनी बहू को बिल्कुल दबा कर रखती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि किसी को इतना दबा कर रखो कि उसकी हिम्मत ना पड़े हमारे आगे जबान खोलने की, और उन्होंने अपनी बेटी को भी बिल्कुल ऐसा ही बनाया था। इसीलिए बेटी भी अपने ससुराल में सबके ऊपर हावी थी और अपने सास की इकलौती बहू थी, तो उसकी सास तो साथ में थी पर उनके ऊपर बहुत दबाव रखती थी। सावित्री देवी की बड़ी बहू सावित्री देवी जैसी चंट नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि वह बहुत सीधी थी, लेकिन हाँ, अपनी सास जैसी लड़ाकू नहीं थी। इसीलिए सास जब उसके साथ गलत करती तो एक बात बोलकर वह चुप हो जाती, क्योंकि उसके पास सावित्री देवी जैसे लड़ने की शक्ति नहीं थी, ना ही उतनी बातें बोलने का हुनर था। इसलिए उसकी बड़ी बहू को पता था कि शांति से रहना है तो मुंह पर टेप लगा लो। ऊपर से बीच बीच में उसकी ननद सौम्या भी आ जाती थी आग में घी डालने। सावित्री देवी की बड़ी बहू शिल्पी इन दोनों माँ बेटी से परेशान हो चुकी थी और अपने पति से बोलती थी, कुछ भी करके मुझे इस घर से निकालो, इनके साथ रहना मुश्किल है। शिल्पी का पति बोलता था, हाँ, बात तो तुम सही कहती हो, माँ तो शुरू से ही ऐसी है, मैंने बचपन से ही उन्हें देखा है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि यदि हम इस घर से गए तो फिर इस घर की संपत्ति से भी चले जाएंगे, क्योंकि माँ की मर्जी के खिलाफ जो भी जाता है माँ उससे सारे नाते रिश्ते तोड़ लेती हैं और उसे कुछ नहीं देती, और इस संपत्ति पर हमारा भी बराबर का हक है और हम अपना हक क्यों छोड़ें, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी संपत्ति नहीं है। करोड़ों का घर है, करोड़ों के खेत खलिहान है, लाखों के जेवर माँ के पास है, बैंक में लाखों रुपए पड़े हैं और यह सब माँ के हाथ में है, तो हम इसे छोड़कर तो समझ लो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, जिस पर हमारा भी हक है। और वैसे भी माँ की लाडली बेटी सौम्या तो है ही ना, सब कुछ उसी के पास चला जाएगा, सारी जिम्मेदारी हम निभाएं और मजे उनकी बेटी उड़ाए। और अभी छोटी बहू तो आई नहीं है और छोटा बेटा इन सब बातों से उतना मतलब नहीं रखता और अभी उसकी शादी होने में भी वक्त है। तब तक तो मेरी प्यारी बहन सौम्या, जो कि माँ की तरह ही साथी है, हमारा सारा घर खाली कर देगी। कम से कम हम यहाँ पर हैं तो माँ खुलेआम उसे सब कुछ तो नहीं दे पाती। उन्हें मन में कम से कम ऐसा तो लगता है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि यह सब कुछ माँ पापा का खुद का कमाया हुआ नहीं है, बल्कि यह बड़ा सा घर और काफी जेवर दादी माँ और दादाजी ने दिए हैं। और गुजरने से पहले करीब 20 लाख रुपए भी दादाजी पापा के नाम पर करके गए थे। भले ही मम्मी पापा ने दादा दादी को कभी नहीं पूछा, पर उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, अपनी सारी संपत्ति अपने तीनों बेटों में बराबर बांटी। और खेत तो पुश्तैनी होते ही हैं, वो तो मम्मी पापा के खरीदे हुए ही नहीं, लेकिन अगर हम इस घर से बाहर गए तो यह सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा, जिस पर कि हमारा और हमारे बच्चों का हक है। शिल्पी को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आती थी, इसीलिए वह कॉम्प्रोमाइज करके इस घर में रह रही थी। लेकिन दिन ब दिन यहाँ की हालात खराब होती जा रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई। शिल्पी की ननद सौम्या ने अपनी सास को धक्का दे दिया, जिससे
उसकी सांस गिर गई और उसे काफी चोट आई और फिर मायके आकर बैठ गई। उसे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। अपनी सास के ऊपर हाथ उठाया और जब उसके पति ने सौम्या से इसके लिए माफी मांगने को कहा तो अपने पति को भी 4 बातें सुनाकर मायके आ गई। उसे कोई डर नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से कोई उससे लड़ नहीं सकता था। और सौम्या की माँ यानी कि शिल्पी की सास ने अपनी बेटी को और बढ़ावा दिया और बोला, ठीक किया जो बुढ़िया को धक्का मार दिया, बहुत जबान चलती है उसकी। यह सब देख सुनकर शिल्पी के तो होश उड़ गए। उसे लगा यह माँ बेटी कुछ भी कर सकती हैं, इतनी बदतमीज किस्म की है यह दोनों, और जब कोई अपनी सास को मार सकता है तो फिर मैं तो बहू हूँ, मेरे साथ तो यह दोनों माँ बेटी कुछ भी कर सकती हैं। और अब तो माँ बेटी मिल गई थी तो शिल्पी का जीना ऐसे ही हराम होना ही था। उधर सौम्या का पति इस पर सौम्या से बहुत ज्यादा नाराज हो चुका था क्योंकि सौम्या ने काम ही ऐसा किया था और बोला, अब तुम अपने मायके में ही रहना, मेरे घर आने की जरूरत नहीं, तुम मेरे घर नहीं आ सकती चाहे कुछ हो जाए। अब तक तुम्हारी सारी बदतमीजी बर्दाश्त की थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। सौम्या और सावित्री देवी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था कि सौम्या का पति क्या बोल रहा है। सावित्री देवी ने सौम्या से बोला, तुझे जब तक दिल करे तो यहाँ रह, देखती हूँ क्या कर लेगा तेरा पति, क्या सोच कर रखा है, तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है क्या, और देखती हूँ तेरे बिना कितने दिन उस घर में गुजारना चल जाता है। इकलौती बहू है तू उस घर की, झक मार कर तुझे लेकर जाएगा, और वैसे भी यहाँ तू आराम से रह, वहाँ वैसे भी कौन सा तुझे आराम मिल जाता होगा। सौम्या को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसने अपने दोनों बच्चों को भी हॉस्टल में डाल रखा था, इसीलिए बच्चों की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर नहीं थी। अब दोनों माँ बेटी ने मिलकर शिल्पी का जीना मुश्किल कर रखा था। एक तो ऐसे ही दिन भर कितने काम होते हैं, ऊपर से इन दोनों के ताने। शिल्पी का दिमाग अब खराब होने लगा था और उसकी सहन शक्ति जवाब दे रही थी, पर उसे लगता था जब वह अकेली सावित्री देवी से निपट नहीं पाती थी तो अब सावित्री देवी और सौम्या दोनों का सामना कहाँ कर पाएगी। एक दिन सावित्री देवी और सौम्या दोनों बाहर घूमने गए थे और शिल्पी का देवर, शिल्पी का पति और शिल्पी एक साथ बैठे हुए थे और माँ और सौम्या के बारे में बातें कर ही रहे थे। और शिल्पी ने अपने दिल की भड़ास अपने देवर के सामने निकाल दी। शिल्पी के देवर की अभी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए उसे इतना सब कुछ तो नहीं पता था कि घर में क्या होता है, लेकिन हाँ, अपनी माँ और बहन के स्वभाव से तो वह अच्छी तरह से परिचित था। उसने अपने भाई से बोला, भाई, माँ भाभी के साथ इतना अत्याचार करती है और तुम चुपचाप बर्दाश्त करते हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो ईंट से ईंट बजा देता, क्योंकि जितना माँ की जिम्मेदारी होती है उतना ही बीवी की जिम्मेदारी होती है। तो भाई ने बोला, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। इस पर देवर ने बोला, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, मुंह पर ताला लगाने से कुछ नहीं होने वाला। शिल्पी के देवर ने बोला, हाँ भाई, अभी मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन समस्या का यह कोई हल नहीं हुआ कि अपनी पत्नी से बोल दो कि चुपचाप सारे अत्याचार मुंह बंद करके बर्दाश्त करो। अरे, अपनी पत्नी के लिए आवाज उठाओ। माँ ने तुम्हें जन्म दिया है तो पत्नी भी तो तुम्हारे लिए अपने जन्मदाताओं को छोड़कर आई है। तुम्हारी जगह अगर मेरी बीवी होती तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। और भाभी, आपकी भी गलती है, आप ऐसा कैसे सोच लेती हैं कि आप माँ से लड़ नहीं पाएंगी? क्या माँ बहुत बड़ी तोप है तो वह भी इंसान ही,
समस्या से जितना भागेंगी समस्या उतनी बढ़ेगी। शिल्पी और उसके पति ने बोला, भाई तू तेज है, हम इतने तेज नहीं। वैसे तो शिल्पी ने भी एक दो बार माँ को जवाब दिए हैं, क्योंकि शिल्पी इतनी सीधी भी नहीं, लेकिन फिर भी माँ के आगे टिक नहीं पाती। ऊपर से सौम्या भी आकर यहाँ बैठी हुई है। तू जैसा बोल रहा है वैसा करना आसान नहीं। वह वही लड़की कर सकती है जो जवाब की बहुत तेज हो और हाजिर जवाब हो। हमारे बस की नहीं, हमारी किस्मत में लगता है चैन नहीं लिखा हुआ है। और अभी तो यह बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। जब तेरी बीबी आएगी तब देखना माँ के आगे उसकी कितनी चलेगी। इस पर शिल्पी के देवर ने बोला, कहो तो कल ही ले आओ। शिल्पी ने बोला, वाह देवर जी, देवरानी का इंतजाम भी कर रखा है और हमें कुछ पता भी नहीं। अभी तो आप 4-5 साल शादी नहीं करने वाले थे। तो देवर ने बोला, हाँ सोचा तो था, पर अब आपकी हालत देखकर सोच रहा हूँ कि आपको देवरानी की बहुत जरूरत है और आपके लिए ऐसी देवरानी खोजी है जो आपकी सास और ननद को सीधा कर देगी। बोलिए तो ले आऊं। और अपने भाई की तरफ देखने लगा। भाई ने बोला, कैसी बातें कर रहे हो भाई, माँ घर में तमाशा कर देगी। इस पर शिल्पी के देवर ने बोला, आप लोग तैयार हो ना, बाकी मैं देख लूंगा। तो शिल्पी और उसके पति ने बोला, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन शिल्पी का देवर शादी करके आ गया। उसकी माँ उसे देखकर हैरान हो गई और बोली, यह क्या तमाशा है। तो उसने बोला, मम्मी यह तमाशा नहीं है, यह तुम्हारी छोटी बहू मनीषा है। मम्मी ने बोला, क्या बकवास कर रहा है, निकाल इसे घर से बाहर। किसी को भी मेरे घर में उठाकर ले आया। तब तक सौम्या भी आ चुकी थी। उसने बोला, वाह भाई क्या बात है, ना बैंड बाजा ना बारात, सीधा बीबी को घर ले आया, वह भी माँ बहन, किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझी। शिल्पी के देवर ने बोला, मेरी जिंदगी मेरा फैसला, मुझे मनीषा से शादी करनी थी, मैंने कर ली। अचानक शादी का प्लान बन गया और अब यह इस घर की बहू है। मनीषा को शिल्पी उसके कमरे में ले जाने लगी तो सास ने शिल्पी को ताना मारा, वाह लगता है तुझे सब पता था, इसमें तेरी भी मिली भगत है। और फिर मनीषा का हाथ पकड़कर सावित्री देवी उसे घर से बाहर निकालने लगी और बोली, इस तरह से मुंह उठाकर कोई भी मेरे घर में नहीं रह सकता। सौम्या खड़ी होकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, बड़ी आई मेरी माँ की बहू बनने वाली, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब क्या होने वाला है। मनीषा ने बहुत जोर से सावित्री देवी का हाथ झटक दिया और बोला, आप होती कौन है मुझे इस घर से बाहर निकालने वाली। जिस तरह से आप इस घर की बहू हैं, मैं भी इस घर की बहू हूँ, समझी। यह देखकर सावित्री देवी को जोर का झटका लगा। पहली बार सावित्री देवी को किसी ने जवाब दिया था, वह भी इतनी तगड़ा। वह कुछ बोलती उसके पहले ही सौम्या ने बोला, यह घर मेरी माँ का है, तुम होती कौन हो यहाँ रहने वाली, चुपचाप निकलो यहाँ से भिखारी। हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसी बात करने की। तो मनीषा ने बोला, और तुम कौन हो जो हमारे घर में कब्जा जमाए बैठी हुई हो। अपना घर बार नहीं है क्या, सड़क की भिखारी हो क्या। अब तो सौम्या को लगा यह कौन सी नागिन उठा कर ले आया है, उसका भाई जिसके पास हर बात का जवाब है। और आते ही इसने हेकड़ी दिखानी शुरू कर दी है। इससे तो निपटना थोड़ा मुश्किल है। मनीषा ने अपनी सास और सौम्या को अनदेखा करते हुए शिल्पी से कहा, भाभी मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। अपने इन फालतू लोगों की बकवास और हेकड़ी सही होगी, मैं नहीं सहने वाली। मेरा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना बाकियों का। शिल्पी चुपचाप मनीषा को लेकर उसके कमरे में चली गई। पीछे पीछे
शिल्पी का देवर भी आ गया। शिल्पी मनीषा के कमरे में पहुंचते ही धड़ाम से सोफे पर बैठ गई और बोली, बाप रे देवर जी, यह कैसी लड़की से शादी करके लाए हैं आप? और मनीषा की ओर वह देख कर बोली, मनीषा तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? वह भी पहली बार में मिलिट्री से आ रही हो क्या सीधा? और मनीषा हंसने लगी। मनीषा ने शिल्पी से बोला, भाभी आपके देवर ने मुझे आपके घर का सारा हाल बता दिया और बोला कि हमें आज ही शादी करनी होगी मेरे घर के हालात ठीक करने के लिए, क्योंकि मेरी भाभी के बस का नहीं। और वैसे भी एक से दो भले, मेरे मम्मी पापा ने भी परमिशन दे दी और हमने शादी कर ली। अब आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा इन माँ बेटी को सुधारने में, क्योंकि इस तरह से जीवन काटना बहुत मुश्किल है और इस धरती पर कोई किसी का गुलाम नहीं होता जो गुलामी की जिंदगी काटे। सबके अपने अपने हक होते हैं और वह उन्हें मिलने ही चाहिए, और जहाँ पर अत्याचार होता है वहाँ उसका जवाब देना तो बनता है। शिल्पी ने बोला, चलो जैसा तुम दोनों को ठीक लगे, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। अगले दिन सुबह सुबह मनीषा रसोई में गई। शिल्पी अकेले वहाँ पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी तो मनीषा ने बोला, भाभी सौम्या कहाँ है? जब वह इस घर में रहती है तो उसे भी तो घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। तो शिल्पी ने बोला, कैसी बातें कर रही हो, वह तो महारानी है, वह इस घर में हाथ बटाएगी, ऊपर से ननद, और ननद भला कोई काम करती है? तो मनीषा ने बोला, हाँ अगर ननद ससुराल से मेहमान बनकर 2-4 दिन के लिए आए हैं तो कोई काम नहीं करती और उसका आदर किया जाता है, और अगर मायके में ही जमी हुई है तो काम तो करना ही पड़ेगा। शिल्पी ने बोला, लगता है फिर कोई तूफान लाने का इरादा है। तो मनीषा ने हंसने लगी और बोली, बस मेरा साथ देते रहिएगा, डर के मारे पीछे मत हो जाइएगा। और शिल्पी हंस दी। उसके बाद मनीषा सीधे सौम्या के रूम में गई और उसका कंबल खींचते हुए बोली, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी तक आप सो रही हैं, नाश्ता कौन बनाएगा? सबको भूख लगने को आई और आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई। तो सौम्या ने बोला, पागल हो क्या, मैं क्यों नाश्ता बनाऊंगी, भाभी बनाएंगी, तुम बनाओ, तुम लोगों का फर्ज है। तो मनीषा ने बोला, हाँ फर्ज तो या बहू का ही होता है, लेकिन अब आप तो किसी घर की बहू है ही नहीं और इस घर में बोझ बनकर पड़ी हुई है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। मनीषा की बात सुनकर सौम्या के तन बदन में आग लग गई और वह सीधा शिल्पी के पास गई। बोली, भाभी आप मेरा नाश्ता बना दो, इस पागल औरत से क्या कहना, मेरे से बराबरी करने आई है। शिल्पी ने बोला, सौम्या दीदी मैं कोई आपकी नौकर नहीं हूँ, बहुत दिन आपको बिठाकर खिला लिया, अब आपको इसी घर में रहना है, अपने ससुराल तो जाना नहीं है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। मनीषा कुछ गलत नहीं बोल रही है तो चुपचाप किचन में लग जाइए। अब अगर यहाँ पर रहना है तो घर के हर काम में हमारा हाथ बटाना पड़ेगा, आपको मुफ्त की रोटी नहीं मिल सकती। शिल्पी से ऐसा जवाब की उम्मीद सौम्या को नहीं थी। सौम्या तुरंत सावित्री देवी के पास गई और जाकर उन्हें सारी बात बताई। सावित्री देवी ने बोला, अच्छा आज तक हमने अपनी सास और अपनी बहू को दबा कर रखा, अब हमारी बहू की इतनी मजाल हमारे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने अभी हमारा असली रंग देखा कहाँ है। यह बोलकर सावित्री देवी किचन की तरफ आई और शिल्पी का हाथ पकड़कर जोर से बोला, इसे तो मैं नहीं जानती, पर तू तो इस घर की बहू है, हिम्मत कैसे हुई अपनी ननद से इस तरह की बात करने की। शिल्पी को थोड़ा डर लगा, लेकिन मनीषा ने उसे आंखों से इशारा किया तो शिल्पी ने भी जोरदार झटके से सावित्री देवी का हाथ झटक दिया। सावित्री देवी को जोर का झटका लगा, उन्हें शिल्पी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। शिल्पी ने तेज आवाज में कहा, मैं नौकर नहीं हूँ आपकी बेटी की, अब तक बहुत हेकड़ी सह ली मैंने आप लोगों की, अब और नहीं,
अब तक मैं इसलिए चुप रहती थी क्योंकि मैं आप लोगों से फालतू की लड़ाई नहीं लड़ सकती थी, लेकिन चुप रहने से भी कोई फायदा नहीं है। आप लोग तो सुधरने वाले नहीं, तो अब मुझे ही सुधारना पड़ेगा। और जब सौम्या दीदी यहाँ इतने दिनों से पड़ी हैं और अभी भी कोई ठिकाना नहीं कि वह अपने ससुराल जाएंगी या नहीं, तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। हम उनके नौकर तो नहीं हैं। सावित्री देवी ने अब मनीषा की तरफ देखा और बोला, यह सब तेरी करतूत है। तेरी वजह से ही मेरी बड़ी बहू भी मेरे आगे जबान चलाने लगी है। चल चुपचाप निकल मेरे घर से। मुंह उठाकर चली आई। तेरे बाप का घर है क्या? सावित्री देवी को लगा कि मनीषा डर जाएगी, तो मनीषा ने बोला, तो आपके बाप का घर है क्या, जो यहाँ पर जमा कर बैठी हुई है? इतने सालों से जिस तरह से आप अपने पति के साथ ब्याह करके इस घर में आई थी, मैं भी अपने पति के साथ ब्याह करके इस घर में आई हूँ। तो जितना हक आपका इस घर में है, उतना ही मेरा भी इस घर में है। यह आपके बाप का न घर है, न मेरे बाप का घर है, या हमारे पतियों के बाप का घर है। अब सौम्या ने बोलना शुरू किया, तो क्या यहाँ का राशन तेरा बाप देता है, जो यहाँ पर हुक्म चला रही है? कौन काम करेगा, कौन क्या खाएगा? मनीषा ने बोला, मेरे बाप तो नहीं देते, हाँ पर मेरे और भाभी के पति जरूर देते हैं। आप यहाँ मुफ्त की रोटियाँ किस वजह से तोड़ रही हैं? क्या आपके बाप के पैसे का राशन यहाँ पर आ रहा है? जी नहीं, इस घर का राशन पानी दोनों भाई लेकर आते हैं, तो हम तो मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ रहे, हमारे पतियों के पैसे के खा रहे हैं। बल्कि आप जरूर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही हैं, क्योंकि बेटे के ऊपर माँ की जिम्मेदारी होती है, न कि शादीशुदा बहन की। समझ गई? सौम्या ने बोला, जितना हक तुम्हारे पतियों का इस घर की संपत्ति पर है, उतना ही हक मेरा भी है, ये मत भूलो। मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। तो मनीषा ने बोला, हाँ हमें पता है, तो जाकर अपना हिस्सा लो और अपनी जिम्मेदारी संभालो। हमारे ऊपर बोझ बनकर क्यों बैठी हुई हो? हिसाब माँ बाप की संपत्ति पर होगा, न कि भाइयों की संपत्ति में। इस घर के बिजली का बिल, राशन पानी, साबुन, शैम्पू, दूध, दही, फल, सब्जियां, साफ सफाई, दाई, नौकर के पैसे, धोबी के पैसे, केवल यह सब हमारे पति मिलकर देते हैं, और उन पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तो अपना हिस्सा लो और अपना इंतजाम करो, हमारे ऊपर बोझ क्यों बनी हुई हो? सावित्री देवी को मनीषा की बातें सुनकर जोर का झटका लग गया, और अब उन्हें कुछ समझ में आ भी गया था कि मनीषा से उलझ पाना इतना आसान नहीं। शिल्पी तो इतनी बातें सुनकर चुपचाप अपने रूम की तरफ चली जाती थी, पर मनीषा तो हर बात का माकूल जवाब देने में माहिर है। सौम्या भी मनीषा की बातें सुनकर चुप हो गई और चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगी। लेकिन मनीषा ने बोला, अगर नाश्ता चाहिए तो काम भी करना पड़ेगा, नहीं तो अपना इंतजाम कर लो। यहाँ तो मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ सकती। मैं और भाभी नाश्ता बना रहे हैं, लेकिन उसमें तुम्हारा नाश्ता नहीं होगा। आगे तुम खुद समझदार हो। सौम्या के अहम ने उसे किचन में काम करने नहीं दिया। उसने अपने लिए नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर लिया, लेकिन इस तरह से बाहर का खाना वह कितने दिन खा सकती थी? सावित्री देवी भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनकी दोनों बहुएं उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। 2 दिन से सौम्या बाहर का खाना खा रही थी। शिल्पी को लग रहा था कि यह हम गलत कर रहे हैं, लेकिन मनीषा ने बोला, गलत को गलत तरीके से ही सुधारना पड़ता है, आप चिंता मत करो। तीसरे दिन सौम्या चुपके से रसोई में आई, अपने लिए रोटी बनाने लगी, लेकिन मनीषा तब तक वहां पहुंच चुकी थी और बोली, आटा गैस यह सब हमारे पैसों का है, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर घर का खाना खाना है तो खाना बनाने में मदद भी करनी पड़ेगी, और अगर आप यह सोच रही हैं कि अपने लिए रोटियां बनाकर खा लेंगी और कोई काम नहीं करेंगी, तो यह नहीं होने वाला। और हाँ, आज से हमने दाई को भी मना कर दिया है, क्योंकि आपके कमरे की सफाई की जिम्मेदारी हमारी नहीं है और दाई के पैसे हम देते हैं, तो फिर वह बाकी घर की सफाई करेगी, लेकिन
अपना कमरा खुद साफ करना पड़ेगा। हमने आपका ठेका नहीं लिया हुआ है और अपने रूम के वॉशरूम के साबुन शैम्पू भी आपको खुद लाने होंगे। हमने उसका भी ठेका नहीं लिया हुआ है। आपके खर्चे आप जानिए, हमें उससे क्या। सौम्या को मनीषा की बातें सुनकर जोर का झटका लगा और उसे यह बात तो समझ में आ चुकी थी कि मनीषा को चुप कर पाना इतना आसान नहीं था। अब सौम्या को लग रहा था कि उसने ससुराल छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। उसने जाकर सारी बातें अपनी माँ को बताई। माँ ने बोला, कोई बात नहीं, देखते हैं यह सब कुछ कितने दिन तक चलता है, तू चिंता मत कर, कोई जरूरत नहीं कमरे की साफ सफाई करने की, तो मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाना। तब तक मनीषा और शिल्पी वहाँ आ चुके थे और बोली, यदि ऐसा किया तो आपके कमरे की साफ सफाई भी हम बंद करवा देंगे। तो सावित्री देवी ने बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं मेरी बेटी का खर्चा नहीं उठा सकती? शिल्पी ने बोला, बिल्कुल उठा सकती हैं, लेकिन एक बार सोच लीजिए, आपकी बेटी का ससुराल जाने का कोई इरादा तो नहीं? ससुराल से तो उसने बिगाड़ कर लिया है और आप कोई कमाई तो करती नहीं। बैंक में जो पैसे पड़े हैं वही आपके पास है और उसमें भी आपके दोनों बेटों का भी हिस्सा है, जो कि हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, लेकर ही रहेंगे, क्योंकि हमारा बराबर का हक बनता है और अपना हक हम क्यों छोड़ें। और फिर जो हिस्सा आपकी बेटी के लिए बचेगा, देखते हैं उससे आप कितने दिनों अपनी बेटी का खर्चा चला लेती हैं, क्योंकि बैठा कर खाने से तो इंसान अपने घर की मिट्टी को भी खोद कर खा जाता है। आगे आप लोग तो समझदार हैं, तो हम क्या बोले। और अपनी सारी जमा पूंजी आप अपनी बेटी के ऊपर कुर्बान कर दीजिए, उसके बाद अपना हाथ खाली कर लीजिए। उसके बाद आपका क्या होगा यह भी आप सोच लीजिए, क्योंकि भले ही बेटा बहू आपके साथ कुछ भी बुरा ना करे, क्योंकि आपकी बेटी बहू का स्वभाव आपके जैसा साथी नहीं है, फिर भी जब अपना हाथ खाली होता है ना, तो मन में एक डर होता है कि यदि मेरी बेटी बहू ने हमें पूछना छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा। यह डर कहीं ना कहीं आपके मन में भी होगा ही। अभी तो आपके पास बैंक में पैसे पड़े हैं, इसलिए आप हवा में उड़ रही हैं। जब वह पैसे आपके हाथ से निकल जाएंगे तब आप क्या करेंगी, सोच लीजिए। बेटी के चक्कर में आप खुद भी बर्बाद हो जाएंगी। सावित्री देवी को मनीषा और शिल्पी की बातों में सच्चाई दिखाई दी, लेकिन माँ उनके आगे इस बात को कबूल नहीं करना चाहती थी। उसके बाद मनीषा और शिल्पी अपने रूम में चली गईं। दोपहर के वक्त सौम्या अपने वॉशरूम के लिए साबुन शैम्पू वगैरह खरीदने बाजार गई। उसने ऑनलाइन पेमेंट करना चाहा, लेकिन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसके बैंक में पैसे खत्म हो चुके थे। फिर उसने कार्ड से पेमेंट करना चाहा, जो कि उसके पति का कार्ड था, लेकिन उससे भी पेमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पति ने कार्ड ब्लॉक करवा दिया था। सौम्या के पास ज्यादा कैश नहीं था, इसीलिए उसे सामान छोड़कर आना पड़ा। उसे आज बहुत बेइज्जती सी महसूस हो रही थी और घर आकर वह सावित्री देवी के गले लगकर रो पड़ी। आज सावित्री देवी को भी अपनी बेटी के लिए बहुत दुख हो रहा था और अपनी बहू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। इस मनीषा ने आकर पूरे घर में आग लगा दी। उन्होंने अपने बेटों से इस बारे में बात की तो उनका कहना था, औरतों के मामले में हम क्या बोलें, आप लोग देख लो, और उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सौम्या को आज अपने ससुराल की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था क्या महारानी की तरह अपने ससुराल में रहती थी। पूरे ससुराल पर उसका हुक्म चलता था। उसकी सास कितनी अच्छी थी, लेकिन उसने कभी उनकी कदर नहीं की, उल्टा उनके ऊपर हाथ उठाने का भी पाप कर दिया। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और अपने पति की बहुत याद आ रही थी। सौम्या अचानक रोते रोते बोली, माँ, मैं मेरे ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। मैं मेरे सास और पति से माफ़ी मांग लूँगी। वह लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे माफ़ कर देंगे और मुझे वापस अपने घर में ले लेंगे। और मैं समझ चुकी हूँ कि शादी के बाद बेटी का अपना घर ससुराल ही होता है। वह मायके में मेहमान बनकर आए तो उसकी इज्जत होती है, लेकिन अगर वह सोचे कि वह अपना जीवन मायके में काटेगी तो उसे कोई इज्जत नहीं मिलती। जो इज्जत मुझे मेरे ससुराल में मिलेगी वह मुझे मेरे मायके में कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं मेरे मायके वापस जाना चाहती हूँ और मैं जा रही हूँ। मैं अपनी सास और पति से माफ़ी
मांगकर उन्हें मना लूंगी, कहकर सौम्या ने अपना बैग उठाया और अपने ससुराल की तरफ चल पड़ी। सौम्या ने अपने ससुराल पहुंचकर अपनी सास और पति से माफी मांग ली और उन्हें मना लिया। यह लोग दिल के बहुत अच्छे थे। उन्होंने सौम्या को माफ कर दिया और वापस अपने घर में रख लिया। 2 दिनों के बाद मनीषा ने सौम्या को फोन किया और बोली, दीदी आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आपके साथ कितना बुरा किया। आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए मेरे और शिल्पी दीदी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। आप खुद सोच कर देखिए, हमारी वजह से आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आज आप अपने घर में हैं। क्या आप खुश नहीं हैं? तो सौम्या ने बोला, हाँ मनीषा तुम सही कह रही हो। मनीषा ने बोला, दीदी आप हमारी ननद हैं, आप हक से अपने मायके जब चाहे आ सकती हैं। उसके बाद सौम्या ने अपनी माँ को फोन किया और बोला, माँ अब तुम दोनों भाभियों से समझौता कर लो, दोनों बहुत अच्छी हैं। उन दोनों ने जो कुछ भी किया मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए किया। तुम और मैं अच्छे से जानते हैं हम दोनों कितना गलत थे। उनकी वजह से ही आज मैं मेरे घर में इज्जत की जिंदगी जी रही हूँ। देखो माँ, मेरे तो समझ में आ गया है, अब तुम भी समझ लो। जैसा जैसे तुम्हारे शरीर ढलेगा तुम्हारी बहुएं ही तुम्हारे काम आएंगी और उनसे बना कर रखोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। माँ उम्मीद है मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। सावित्री देवी ने बोला, हाँ सौम्या अब मेरी समझ में सब आ रहा है और अब मैं भी कोशिश करूंगी अपनी बहुओं के साथ बना कर रखूं ताकि हमारे घर में सुख शांति रहे और सब खुश रहे। सावित्री देवी ने फोन रखकर मनीषा और शिल्पी को आवाज दी और बोला, मुझे बताए बिना मेरे छोटे बेटे और बहू ने शादी तो कर ली, क्या मेरे कोई अरमान नहीं थे? अब शादी तो दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन रिसेप्शन तो हो सकता है। आखिर मेरे छोटे बेटे की शादी हुई है, मेरी छोटी बहू घर आई है तो जश्न मनाना तो बनता है। तो तुम लोग तैयारी शुरू कर दो, जल्द ही हम छोटे बेटे बहू का बहुत ही बड़े पैमाने में रिसेप्शन करेंगे। अभी तक हम बहू के मायके वालों से भी नहीं मिले हैं, सबसे मिलना भी हो जाएगा। आखिर हमारी संधि है तो मिलना तो बनता है। और शिल्पी तुम भी अपने मायके में सबको बता दो कि जल्दी तुम्हारे देवर का रिसेप्शन है ताकि सब लोग तैयारी कर लें। यह बोलकर सावित्री देवी ने मनीषा और शिल्पी को गले से लगा लिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।